हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। एंड आज हम फिर से एक बहुत ही इंस्पायरिंग बायोग्राफी देखने वाले हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी एग्जाम को क्रैक करने की, दुनिया में, देश में और देश के लिए कुछ कर दिखाने की। तो आज हम देखने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ अजीत डोभाल। तो जो डोभाल साहब हैं, इनका जन्म 1945 में हुआ था, तो लगभग इनकी एज अभी 75 के करीब है। और ये किसी बहुत हाई फाई जगह पे पैदा नहीं हुए थे। ये उत्तराखंड यानी कि उस टाइम का यूपी, उसके एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। गांव का नाम है इनके गिरी बानेलस्वान। और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है पौड़ी घरवाल। तो आप ये देख सकते हो लोकेशन, पौड़ी घरवाल डिस्ट्रिक्ट की उत्तराखंड के अंदर, प्रेजेंट डे उत्तराखंड। इनके जो फादर हैं वो मेजर थे इंडियन आर्मी के अंदर, GN डोभाल। इन्होंने अर्ली एजुकेशन प्राप्त की अजमेर मिलिट्री स्कूल में, जिसको पहले किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल भी कहा जाता था, और ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स के अंदर, आगरा यूनिवर्सिटी से 1967 के अंदर। जिसके बाद इनका सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान आया और इन्होंने IPS बनने की सोची, और इन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया और IPS बने। इनको ऑनरेरी डिग्रीज दी हुई हैं, डॉक्टरेट दी हुई हैं ऑनरेरी, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी मैटर्स एंड इन साइंस एंड लिटरेचर, आगरा यूनिवर्सिटी ने और कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने। इसके अलावा इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट इन फिलोसफी भी दिया गया है एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा। इंडियन पुलिस सर्विस इन्हें 1968 में अलॉट हुई, और इनको जो काडर मिला वो था केरला का काडर। और पुलिस रिकॉर्ड के अंदर केरला के जो पुलिस रिकॉर्ड्स है उसमें इन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही यंग एज के अंदर, सिर्फ 3 साल का इनका टोटल एक्सपीरियंस हुआ था, और उस टाइम इन्होंने रॉयट प्रोन एरिया, जो कि थालासेरी का था, वहां पे बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छे नाम कमाया था। जितने भी रॉयटर्स थे उन्हें पकड़ा गया था और पीस को री स्टैब्लिश किया था। सो इसीलिए इनको इंडियन जेम्स बॉन्ड का नाम दिया गया पुलिस रिकॉर्ड्स के अंदर। इनकी इन्वॉल्वमेंट हर तरह के केस में रही है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट केसेस याद हो इंडिया के, हर एक चीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपको दिखती है। और ये पाकिस्तान में भी काफी साल रहे इंडियन जासूस बन के, तो इनका मतलब और कभी ट्रेस भी नहीं हो पाया। तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह सकते हो इनका करियर रहा है। ये 15 की 15 हाईजैकिंग्स के अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि इंडियन एयरलाइंस की हुई थी 1971 से 1999 तक। और इसके अंदर मेन अगर मैं बात करूँ तो IC-814 कांधार जो हाईजैकिंग हुई थी, टेररिस्ट्स ने की थी, उसके अंदर ये वन ऑफ द 3 नेगोशिएटर्स भी थे जो कि टेररिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये जो सेपरेट टॉपिक्स हैं, इन पे मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा कि कांधार हाईजैकिंग में हुआ क्या था एंड ऑल, तो ताकि आपको पता चल सके उसके बारे में। एंड अगर हम इसी में इंक्लूड करेंगे तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड ऑफ ऑपरेशंस भी रहे हैं 10 साल तक। और ही इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ मल्टी एजेंसी सेंटर, MAC, एज वेल एज जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ इंटेलिजेंस, JTFI। इसके अलावा इन्होंने मीजो नेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा काम किया था। तो जब भी MNF इंसर्जेंसी करता था, तो डोभाल साहब ने जो लाल गेंडा के 7 में से 6 कमांडर्स थे उनको जीत लिया था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बर्मा में भी रहे, चाइनीज टेरिटरीज के अंदर भी रहे, ताकि किसी भी तरीके से इस फ्रंट को, इस इंसर्जेंसी को रोका जा सके। और मिजो नेशनल आर्मी के साथ भी ये रहे। इसके बाद एक बहुत ही लेसर नोन फैक्ट जो लोगों को नहीं पता होता, कि डोभाल साहब सिक्किम में भी रहे, और इन्होंने सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज कराने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, कि मिजोरम के बाद ये सिक्किम गए और सिक्किम को इंडिया में मर्ज कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करूं, तो M.K. नारायणन, जो खुद उस टाइम थर्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने इनको ट्रेन किया था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर। यानी कि टेररिस्ट अगर अटैक कर दे या कुछ भी कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको हमें कैसे काउंटर करना है, उन चीजों के अंदर इनको ट्रेनिंग NSA 3 से मिली थी। पंजाब के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा काम किया था। जब गोल्डन टेम्पल के अंदर टेररिस्ट छुपे हुए थे और ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो उस टाइम भी ये गोल्डन टेम्पल के अंदर ही थे, और उन्होंने बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को प्रोवाइड की थी, जिससे कि जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर था वो सक्सेसफुल हो पाया, और मिनिमम डैमेज जो हम कर सकते थे वो हमने किया। इसके अलावा जो रोमानिया के डिप्लोमैट थे, लिवलू राडू, उनको भी जब पकड़ लिया गया था, पंजाब के अंदर बंदी बना लिया गया था, तो उनको भी रेस्क्यू कराने में अजीत डोभाल साहब का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें, तो इनकी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी हैं।
तो आप देख सकते हो कि ये यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर थे जिनको पुलिस मेडल मिला फॉर मेरिटोरियस सर्विस, और सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद इनको ये मेडल दे दिया गया था, मेकिंग हिम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। इसके अलावा इनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी मिला हुआ है। इसको गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर कीर्ति चक्र भी मिला हुआ है, बिकमिंग द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर टू रिसीव अ मेडल प्रीवियसली गिवन ओनली टू मिलिट्री ऑनर्स। तो बेसिकली जो अवार्ड पहले सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों को मिलता था, वो अजीत डोभाल साहब को भी दिया गया, जो था कीर्ति चक्र। 30 मई 2014 को इनको अपॉइंट कर लिया गया इंडिया का 5th एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल निभाया इसके बाद हर एक ऑपरेशन में, जिन ऑपरेशंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आईसिस ने जब मसूल को कैप्चर कर लिया था, तो उस टाइम पे इंडिया की जो नर्सेस फंसी हुई थी, 46 नर्सेस फंसी हुई थी, उनको बाहर निकलवाना, उनको सिक्योरली इंडिया वापस लाना, इसमें इनका अगेन बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे, जिसके अंदर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इन्वॉल्व था, और ये बेसिकली एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था जो कि म्यांमार से ऑपरेट कर रहा था, उसके अंदर भी डोभाल साहब की प्लानिंग का असर था कि ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया और हमने इनके जो मेजोरिटी इंसर्जेंट्स थे उनको मार गिराया। इसके अलावा जो इंडिया की पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसको डिफेंस से डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर शिफ्ट कर लिया। एंड सेकंड पॉलिसी इन्होंने दी डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी, वो भी अगेन पाकिस्तान को कंटेन करने में, कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर का एरिया है, वहां पर जितनी भी एयर स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, वो सब जो आइडियाज हैं, वो आइडियाज भी अगेन अजीत डोभाल साहब के हैं। इसके अलावा जब इंडिया और चाइना का डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया था, आपको पता है कि डोकलाम इधर पड़ता है भूटान के पास, मैप आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये देखिए भूटान के पास ये डोकलाम वाला एरिया, जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था इंडियन आर्मी का और चाइना का, काफी ज्यादा आप कह सकते हो टेंशन बढ़ गई थी। तो इसको रिजॉल्व कराने में भी अगेन डोभाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, एसपीजी के ये चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टायर है आउट ऑफ द 3 टायर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद अगर हम बात करें तो ही वॉज रीअपॉइंटेड एज एनएसए फॉर द 5 years। एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया गया था इस टाइम पे। तो अब इनकी जो सेकंड अपॉइंटमेंट चल रही है, ये 5 साल के लिए एनएसए और रहेंगे, यहाँ पे इनको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक जो है वो प्राप्त है। तो ये देखिए एनएससी के बारे में, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये 3 टायर स्ट्रक्चर है नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए इंडिया की। और 3 टायर्स के अंदर जो सबसे ऊपर आता है वो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, उसके बाद आ जाता है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, एंड उसके बाद आ जाता है सेक्रेटरीट फ्रॉम द जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। और ये हमने अभी डिस्कस किया था कि इनको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक प्राप्त है। तो आप ये देख सकते हो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ऑल ओवर इंडिया ये 7th रैंक पे आते हैं। 7th रैंक में भी अगर सारे लोग हो तो सबसे ऊपर यही आते हैं। सो आप कह सकते हो कि किसी भी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से या लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा बड़ा स्टेटस अगर किसी का है तो वो अजीत डोभाल साहब का है। और इनसे ऊपर आप देखिए कितने कम लोग आ रहे हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट हैं। आप देख सकते हो कि कितने गिने चुने लोग जो हैं वो इनके ऊपर रह गए हैं, बाकी सबके सब इनसे जूनियर माने जाते हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी इनका रैंक जो है वो हायर हो गया है। ऑन 27 फरवरी 2019 टेंशंस रोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको पता है कि 2019 फरवरी में हमारा जो एयर स्ट्राइक वगैरह चल रहा था पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर हमारे हमने एयर स्ट्राइक किया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। उसके अंदर हमारे जो एक इंडियन पायलट थे अभिनंदन वर्धमान, वो कैप्चर हो गए थे। तो उनके कैप्चर के बाद रिलीज किया था जब उसको पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने कहा था देखिए हम तो बहुत पीस चाहते हैं, हम तो टेंशन नहीं चाहते, तो इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो इंडियन ऑफिशियल मीडिया या आप कह सकते हो इंडिया की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं, वो ये है कि अजीत डोभाल साहब ने अगेन उसके अंदर यूएस के सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया था एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्वॉल्व किया था, जिसके थ्रू उन्होंने इंडियन पायलट की जो रिलीज थी उसको सिक्योर कराया था। तो इनकी नेगोशिएशन स्किल थी यूएसए के साथ, जिसने फोर्स किया पाकिस्तान को कि वो हमारे पायलट को जिंदा छोड़े, सही सलामत छोड़े। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो म्यांमार के अंदर से जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी इंसर्जेंसीज होती हैं, उन लोगों को भी हम टैकल कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी अजय डोभाल साहब जो है खुद इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से इन लोगों को टैकल किया जा सकता है। और म्यांमार की सरकार के साथ नेगोशिएशंस भी करते रहते हैं। और म्यांमार की मिलिट्री ने अभी 22 इंसर्जेंट्स हुए थे
जो कि असम में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दंगे फसाद कर रहे थे, उनको पकड़ के इंडिया को हवाले किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितना भी डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच में, आप कह सकते हो कि उस सारे के सारे कॉपरेशन का, उस सारे के सारे रिजल्ट्स का जो पॉजिटिव फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, उनके अंदर अगेन डोवाल साहब की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके साथ कोई भी नेगोशिएशंस करनी होती हैं, किसी भी तरह की कोई भी अगर अनरेस्ट चल रहा है, तो वो सारी नेगोशिएशंस जो हैं वो भी हेड ओवर करते हैं डोवाल साहब खुद। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि है स्टडी टाइम वाईटी। एंड आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप ANI7 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने देखा डोवाल साहब की बायोग्राफी को, और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बायोग्राफी, आई होप आपको भी लगी होगी कि किस तरह से एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति इंडिया के लिए कितना कुछ कर सकता है, अपने देश के लिए कितना कुछ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी पढ़ाई करके और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक जज्बा लगा करके। तो आई होप आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी आगे चल के अजीत डोवाल साहब जैसे कुछ बड़ा बन के दिखाएंगे और कुछ देश के लिए करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।